हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लैच। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने पश्चिमी घाट से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और हमारा नया टॉपिक है दक्षिण भारत की पहाड़ियां। ऐसे तो हम लोगों ने जब पश्चिमी घाट पढ़ा था तो उसमें दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में बात किया था, क्योंकि दक्षिण भारत की पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए पश्चिमी घाट में भी हम लोगों ने दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के पहाड़ियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारत की पहाड़ियां यानी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में बात करने से पहले इसके लोकेशन को समझ लेते हैं कि दक्षिण भारत की पहाड़ियां में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और ये कहां कहां पे स्थित है। तो ये हमारा रहा भारत का मैप, आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा भारत का दक्षिणी हिस्से का मैप है, दक्षिण भारत का मैप है। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा पूरा है पश्चिमी घाट का हिस्सा। चूंकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो पहाड़ियां मिलती हैं ये हमारा पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, इसीलिए हमने ये पूरे पश्चिमी घाट को यहाँ पे समझाया है। तो ये पूरा हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। हालांकि इधर भी आपका पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा मिलेगा जो हम लोगों ने पश्चिमी घाट में पढ़ा था, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है इधर वाले हिस्से का, इसलिए जितना मुझे काम है हमने उतना को ही यहाँ पे समझाया है। तो ये तो हमारा रहा पश्चिमी घाट का हिस्सा। तो पश्चिमी घाट में इस हिस्से में आपको यहाँ ये पोजीशन, इस क्षेत्र में यहाँ एक ब्लैक वाला पार्ट दिखा, इस क्षेत्र में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ी का जो विस्तार है वह हमारा कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। बाबा बुदन की पहाड़ियों के बाद जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं दक्षिण की ओर, तो ये जो पश्चिमी घाट है और इधर से एक आता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये दोनों जिस जगह पे मिलते हैं वहां पे एक पहाड़ी पाया जाता है और वो पहाड़ी है हमारा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में पाया जाता है। KNT से हमने कर्नाटक को डिनोट किया है, KRL से केरल को डिनोट किया है, TM से तमिलनाडु को डिनोट किया है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में पाया जाता है। नीलगिरी के पहाड़ी के बाद आपका इस हिस्से में देखिए, इसके दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में आपको यहाँ पे ये वाला, ये एक और पहाड़ी देखने को मिलेगा दक्षिण की पहाड़ी में, और उसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। इसका विस्तार केरल प्लस तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में। अन्नामलाई के बाद उसके दक्षिण में ये लंबा सा दिख रहा होगा, ये मिलेगा आपका कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी का विस्तार भी केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में। अन्नामलाई और कार्डमम इन दोनों का विस्तार केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अन्नामलाई के बाद इसके पूर्वी ओर, इसके जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई के पूर्वी ओर हमें एक और पहाड़ी मिलता है, इसका नाम है पालनी की पहाड़ी, और इसका विस्तार एक ही राज्य में मिलता है और वो राज्य है तमिलनाडु। उसके बाद पूरा जो दक्षिणी हिस्से में आएंगे, पूरा भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा, इधर आपको एक मिलता है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। यहाँ इस हिस्से में आपको यहाँ दिख रहा होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी, और ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। उसके बाद महेंद्रगिरी के भी दक्षिण में आपको एक और पहाड़ी मिलेगा, नागरकोई की पहाड़ी, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो नागरकोई, महेंद्रगिरी और पालनी की पहाड़ी, ये तीनों पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं। कार्डमम और अन्नामलाई ये दोनों केरल प्लस तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में पड़ते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में पड़ते हैं। और बाबा बुदन की पहाड़ी ये आपका कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में पड़ता है। ये तो हमारा हो गया दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पे स्थित है। पश्चिमी घाट में हमने एक और चीज के बारे में पढ़ा था कि पश्चिमी घाट में कुछ पासेज है, कुछ दर्रे हैं, कुछ रास्ते हैं। दर्रे क्या होते हैं? रास्ते हैं। क्या होते हैं? तो ये पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, पर्वत है। तो ये जो क्षेत्र है, अब इधर के लोग इधर कैसे क्रॉस करेंगे? पश्चिम का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी शहर और इधर का पूर्वी शहर, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हों? तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस पश्चिमी घाट से कुछ पासेज गए हुए, कुछ दर्रे, कुछ रास्ते बने हुए हैं। और इस पश्चिमी घाट में कुल 4 रास्ते बने हुए हैं जो इधर वाले शहर को
इधर पूर्वी ओर जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर के शहर को पश्चिमी ओर के शहर से जोड़ता है। और ये 4 रास्ते हैं, कुल 4 दर्रे हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। 4 दर्रे कौन कौन से हैं? तो पहला है थाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट दर्रा, तीसरा है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं, और चौथा है सेनकोटा गेव। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद पाल घाट की बात करें तो पाल घाट आपका नीलगिरी की पहाड़ी, ये नीलगिरी की पहाड़ी और ये अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच से गुजरता है। बीच का जो हिस्सा यहाँ से पास होता है पाल घाट दर्रा, जिसको पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। और कार्डमम की पहाड़ी और यहाँ नागरकोई की पहाड़ी, इसके बीच से जो पास गुजरता है जो दर्रा, वो है सेनकोटा गेव। तो इस प्रकार से पश्चिमी घाट में कुल 4 दर्रे मिलते हैं जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक को भी बताया था। वो ट्रिक क्या था? तो वो ट्रिक था TBPS। जैसे हम जानते हैं IBPS, उसी प्रकार से हमने एक ट्रिक बताया था TBPS। T से हो गया थाल घाट दर्रा, T से थाल घाट, B से हो गया भोर घाट दर्रा, भोर घाट, उसके बाद P से हो गया पाल घाट दर्रा या फिर पलक्कड़ दर्रा P से, उसके बाद S से हो गया सेनकोटा गेव, यानी TBPS। T से थाल घाट, B से भोर घाट, P से पाल घाट और S से सेनकोटा गेव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मैप के माध्यम से दक्षिण भारत के पहाड़ियों के लोकेशन को समझा और पश्चिमी घाट में स्थित इन चारों दर्रों के बारे में भी समझ लिया कि इनका लोकेशन कहाँ पे स्थित है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की पहाड़ियों में इस नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में, जिसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में कि नीलगिरी की पहाड़ियों से क्या क्या हमें कुछ विशेष बातें जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें नीलगिरी की पहाड़ी की, तो इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिलता है। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ भी बात किया इस हिस्से में। तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में मिलता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है और द क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां नीले रंग के होते हैं और नीले रंग के होने का कारण है यहाँ पाया जाने वाला चार्नोकाइट प्रकार का चट्टान। नीलगिरी की पहाड़ियों में चार्नोकाइट प्रकार का चट्टान पाया जाता है, जिससे नीलगिरी की पहाड़ी नीले रंग का दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी में चार्नोकाइट टाइप का प्रकार का चट्टान पाया जाता है। किस प्रकार का? चार्नोकाइट। चार्नोकाइट प्रकार का चट्टान पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी में, और इस वजह से नीलगिरी की पहाड़ी नीले रंग का दिखाई देता है, और नीले रंग का दिखाई देने के कारण इसका नाम पड़ गया नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वह है दोदा बेट्टा, और दोदा बेट्टा पड़ता है तमिलनाडु में और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में पड़ता है, और नीलगिरी पहाड़ी में जो सर्वोच्च शिखर है दोदा बेट्टा, वो पड़ता है तमिलनाडु में। इसमें तमिलनाडु राज्य में इसका सर्वोच्च शिखर पड़ता है। पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में, लेकिन इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो पड़ता है तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। दोदा बेट्टा, इसका नाम है दोदा बेट्टा, तमिलनाडु में पड़ता है। इसके लिए एक मैप बनाया है, एक चित्र बनाया, एक फिगर बनाया है। आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर के बारे में। तो ये मान लीजिए आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जो गोल गोल सा आपका ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये है नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी में यहाँ पे ये पोजीशन में यहाँ आपका है सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा, जो पड़ता है तमिलनाडु में, और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, साथ ही साथ इस पूरे दक्षिण भारत का
ये पूरा दक्षिण भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च शिखर है दोद्दा बेट्टा। नीलगिरी की पहाड़ी में दोद्दा बेट्टा एक पर्वत शिखर हो गया। दोद्दा बेट्टा के अलावे एक और पर्वत शिखर मिलता है और उसका नाम है ऊटी, जिसको उड़ग मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको उटक मंडल भी मिलेगा, इसका नाम उटक मंडल भी मिलेगा, उड़ग मंडलम भी इसका नाम है और इसका नाम ऊटी भी है। यह एक हिल स्टेशन है, एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं ऊटी में। तो नीलगिरी की पहाड़ी में हमें 2 पर्वत शिखर मिले। पहला मिला दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, साथ ही साथ पूरे दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और दूसरा मिला ऊटी उड़ग मंडलम, जिसका नाम है, और यह एक हिल स्टेशन है। तो ये तो हो गया हमारा नीलगिरी पहाड़ी का पर्वत शिखर, 2 महत्वपूर्ण पर्वत शिखर। यहां से एग्जाम में कई बार सवाल बनते हैं। आगे बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी में एक हमें मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और यह भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब यह बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, यह समझना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा स्थान जिसको रिजर्व कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। किसके लिए संरक्षित किया जाता है? तो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वहां के ट्राइबल्स के लिए, ताकि ट्राइबल का डेवलपमेंट हो सके, जनजातियों का डेवलपमेंट किया जा सके, उसका विकास किया जा सके। इसके लिए कुछ क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाता है, वही कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व, वही कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे तो संरक्षित करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है नेशनल पार्क, दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है? तो होते तीनों एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में संरक्षित किया जाता है क्या? उसमें किया जाता है अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स को, फूलों को, अलग अलग प्रकार के पौधों को, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कुछ टूटी फूटी इमारतें हो गई, हिस्टोरिकल इतिहास से रिलेटेड चीजें, तो वैसे चीजों को संरक्षित किया जाता है नेशनल पार्क में। और उस पर अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती है उस नेशनल पार्क में। तो नेशनल पार्क में उस तरह की चीजों को संरक्षित किया जाता है और उस पर अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गया नेशनल पार्क। दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें विशेषकर जानवरों के संरक्षण के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें विशेषकर जानवरों का संरक्षण किया जाता है। इसका नाम ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों का संरक्षण किया जाता है, उसी के लिए इसको बनाया जाता है। और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या संरक्षण होता है? तो इसमें प्लांट्स का संरक्षण होता है, एनिमल्स का भी होता है, और साथ ही साथ ट्राइबल का डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जिससे जो क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया, मतलब जो क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, कहने का मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको संरक्षित कर दिया गया। उसमें कोई छेड़खानी ना करे, मतलब प्लांट को नहीं काटेगा, जानवरों को हंटिंग नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, या फिर वहां पे जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उसका वहां पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसका ट्राइबल लोग का वहां से संरक्षित करके उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो ऐसे चीजों के लिए कुछ क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसका निर्माण हुआ था 1985-86 में। तो इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 to 86। तो 1985 से 86 के बीच में इसका निर्माण हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें एक और चीज याद रखना है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को के अंतर्गत रखा गया है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, और इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के अंतर्गत 2000 में, 2000 में। आप इसे भी याद रखें, यहां से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो ये तो हमारा हो गया नीलगिरी की पहाड़ियां।
अब आगे हम लोग बात करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में, अन्नामलाई हिल्स के बारे में। अन्नामलाई पहाड़ी की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में मिलता है, केरल और तमिलनाडु। हमने यहाँ भी बात किया था इस फिगर में। तो अन्नामलाई का जो विस्तार है वो आपका केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में मिलता है। अन्नामलाई दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्नामलाई दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्नाई प्लस मलाई, अन्नाई प्लस मलाई। दक्षिण भारत में अन्नाई का मतलब होता है हाथी, अन्नाई का मतलब होता है हाथी, और मलाई का मतलब होता है पहाड़ियां, मलाई का मतलब होता है पहाड़ियां। तो इस प्रकार से अन्नाई प्लस मलाई हो गया अन्नामलाई, और इसको बोला जाता है हाथी पहाड़ियां। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं हाथी जैसा है, बराबर, तो इसीलिए इसको बोला गया हाथी पहाड़ियां। तो अन्नामलाई दो शब्दों से मिलकर बना, पहला शब्द है अन्नाई, दूसरा शब्द है मलाई। अन्नाई का मतलब होता है हाथी और मलाई का मतलब होता है पहाड़ियां। तो अन्नाई मलाई मिलकर बना दिया अन्नामलाई, हाथी पहाड़ियां कहलाया। तो इस प्रकार से अन्नामलाई को हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ी की हाईएस्ट पीक सर्वोच्च शिखर है अनायमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके लिए भी हमने एक फिगर को बनाया है, आप यहां से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये इसको जो ये ब्लैक वाला पार्ट है इसको आप समझ लीजिए कि ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, और यहाँ पे जो ये है ये आपका है इसका सर्वोच्च शिखर, जिसका नाम है अनायमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी, और ये स्थित है केरल में। अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार दो राज्यों में है, तमिलनाडु प्लस केरल, लेकिन जो ये इसका सर्वोच्च शिखर है वो आपका पड़ता है केरल में। और इसका क्या खास बात है, तो यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ ये क्षेत्र, ये जो अनायमुड़ी है ये पूरे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अब पूरे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है तो ये जहां जहां पड़ेगा, अनायमुड़ी जहां जहां पड़ेगा वहां का सर्वोच्च शिखर होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का तो ये पूरे का सर्वोच्च शिखर है। तो इस जहां जहां पड़ेगा उस स्थान का भी सर्वोच्च शिखर होगा। तो ये पड़ता है केरल में, तो केरल का भी सर्वोच्च शिखर होगा। और अनायमुड़ी पड़ता है कहां पे, तो अन्नामलाई की पहाड़ी में, तो अन्नामलाई की पहाड़ी का भी सर्वोच्च शिखर होगा, क्योंकि ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो पूरे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर हो गया अनायमुड़ी, जो कहां पे स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी में। और दूसरा सर्वोच्च शिखर है पूरे दक्षिण भारत का, दूसरा वो है दोदा बेट्टा, और ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। दोदा बेट्टा किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। अनायमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, और आपका दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। तो यहां से हमने अनायमुड़ी के बारे में भी समझ लिया। अब आगे बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई, इनके बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट, इसको पलक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं। हाँ देखिए ये फिगर यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी, ये नीलगिरी की पहाड़ी है, ये नीलगिरी की पहाड़ी, और यहाँ इसके दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इनके बीच में एक पास है, एक दर्रा है, एक रास्ता है, जिसके बारे में यहाँ भी बात किए हैं। तो ये रास्ता है, इसको बोलते हैं पालघाट। तो नीलगिरी और अन्नामलाई इनके बीच में एक पास गया है, एक रास्ता गया है, एक दर्रा, जिसका नाम है पालघाट, इसे पलक्कड़ दर्रा भी बोलते हैं। और ये पालघाट दर्रा कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से। कोच्चि पड़ता है केरल में, कोच्चि आपका इधर पड़ेगा केरल में, और कोयम्बटूर पड़ेगा इधर तमिलनाडु में। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और कोच्चि केरल में है। तो कोच्चि शहर को जोड़ता है कोयम्बटूर शहर से कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। हमने जब दर्रे पढ़े थे पश्चिमी घाट में, तो उसमें हमने बात किया था कि कौन से शहर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, कौन से शहर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। इसके बारे में पश्चिमी घाट वाले जो दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो, उसमें हमने बात किया था। अगर आपके दिमाग में उसका जो फिगर बना हुआ है, अगर आपके दिमाग में वो फिगर बैठा हुआ है, तो आप कौन सा दर्रा किस शहर को जोड़ता है इसके बारे में आप आसानी से बता पाएंगे, चाहे वह कहीं से भी सवाल हो। इन चारों दर्रों से रिलेटेड कहीं से भी सवाल हो कि इन चारों दर्रे कौन से शहर को कौन से शहर से जोड़ता है, तो सभी का आंसर आप दे पाएंगे उस फिगर के माध्यम से, अगर वो आपके दिमाग में है तो, जिसको हमने बताया है पश्चिमी घाट के दूसरे वीडियो में। तो वहां से, तो यहाँ तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर बस समझ ले रहे हैं कि पालघाट जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है,
और कोच्चि आपका केरल में स्थित है। तो यहां से हमने अन्नामलाई की पहाड़ी को भी क्लियर कर लिया। अब आगे बात करते हैं अगले पहाड़ी अन्नामलाई के बाद जो अगला इसके दक्षिण में स्थित पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी। अब हम लोग कार्डमम पहाड़ी की चर्चा करते हैं। कार्डमम हिल्स की बात करें तो इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, दो राज्यों में। जिस प्रकार से अन्नामलाई का विस्तार पड़ा केरल और तमिलनाडु में, उसी प्रकार से कार्डमम हिल्स का भी जो विस्तार है वह केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कार्डमम हिल्स को इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है, क्योंकि इस कार्डमम हिल्स में इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कार्डमम हिल्स को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको इल्ला मलाई भी कहा जाता है। अब इल्ला मलाई क्यों कहा जाता है? इल्ला मतलब हो गया इलायची, इल्ला इलायची, मलाई मतलब हो गया पहाड़ी। यहाँ भी बात किए थे कि दक्षिण वाले हिस्से में, दक्षिण भारत में मलाई का मतलब क्या होता है? पहाड़ी, और अन्नाई का मतलब होता है हाथी। तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत में इल्ला का मतलब हो गया इलायची और मलाई का मतलब हो गया पहाड़ी। तो इसीलिए इसको इलायची पहाड़ी बोलते हैं, तो इसको इल्ला मलाई भी बोलेंगे। तो कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ियां भी बोला जाता है, इल्ला मलाई भी बोला जाता है, और इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में। आगे बात करें तो कार्डमम पहाड़ियों को मसालों की पहाड़ियां भी कहा जाता है, स्पाइस हिल्स, इसको स्पाइस हिल्स भी कहा जाता है। तो इस कार्डमम पहाड़ी में मसालों का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। मसालों के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए कार्डमम हिल्स को, कार्डमम पहाड़ी को मसालों की पहाड़ी कहा जाता है, यानी स्पाइस हिल्स कहा जाता है। आगे बात करें तो कार्डमम पहाड़ी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नागरकोई पहाड़ी, इन दोनों के बीच में एक और पास हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है सेनकोटा गैप। यहाँ पे कार्डमम और नागरकोई के मध्य एक पास हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है सेनकोटा गैप। जिस प्रकार से नीलगिरी और अन्नामलाई, इनके बीच में एक पास हमें देखने को मिला पालघाट, उसी प्रकार से कार्डमम और यहाँ पे नागरकोई, इन दोनों के बीच में एक पास हमें मिलता है और वो पास है सेनकोटा गैप। तो सेनकोटा गैप कार्डमम पहाड़ी और नागरकोई पहाड़ी के बीच में हमें देखने को मिलता है। और सेनकोटा गैप केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, इन दोनों शहरों को सेनकोटा गैप जोड़ता है। आपका यहाँ पे इस हिस्से में पड़ेगा केरल में तिरुवनंतपुरम और इधर आपका पड़ेगा मदुरई जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इन दोनों शहरों को सेनकोटा गैप जोड़ता है। जिस प्रकार से पालघाट जोड़ता है कोच्चि को, यहाँ कोच्चि है, कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से, उसी प्रकार से सेनकोटा गैप जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। और कार्डमम पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक है अगस्ती मलाई। अगस्ती मलाई आपका कार्डमम पहाड़ी का हाईएस्ट पीक है। तो कार्डमम हिल्स का हाईएस्ट पीक अगस्ती मलाई, अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक हो गया आपका अनायमुड़ी, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक दोता बेट्टा, और बाबा बुदन की पहाड़ी का जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर है, वह है आपका मुल्यानगिरी। इस प्रकार से हमने सभी के हाईएस्ट पीक को भी समझ लिया, और यहाँ से हम लोगों ने कार्डमम हिल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं पालनी की पहाड़ी जो आपका पड़ता है पूरी तरीके से तमिलनाडु में। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं पालनी पहाड़ियों के बारे में। पालनी पहाड़ियों की बात करें तो पालनी पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु में होगा, पूरी तरीके से तमिलनाडु में, कार्डमम के पूर्व में। कार्डमम की जो पहाड़ी है उसके पूर्व में स्थित है पालनी की पहाड़ी। यहाँ पे आप समझिए, तो इसका विस्तार जो है पालनी की पहाड़ी का, ये हमारा पालनी की पहाड़ी रहा, इसका विस्तार तमिलनाडु में है, और किधर? तो कार्डमम के पूर्व की ओर, कार्डमम और इधर अन्नामलाई, इसके पूर्वी हिस्से में है पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु की तरफ। तो कार्डमम का विस्तार तमिलनाडु में है, कार्डमम के पूर्व में। और पालनी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है बंदराव। बंदराव पालनी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, और पालनी की पहाड़ी में एक हिल स्टेशन भी स्थित है, बहुत फेमस है, जिसका नाम है कोड़ईकनाल। कोड़ईकनाल, यहाँ से एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि कोड़ईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो पालनी हिल्स पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो पालनी पहाड़ी से हमें तीन बातें याद रखनी है। एक तो विस्तार याद रखना है, इसका सर्वोच्च शिखर याद रखना है, और एक मुख्य हिल स्टेशन है बहुत ही फेमस कोड़ईकनाल, जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब आगे बात करते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियों के बारे में। वैसे तो जब हम लोग पश्चिमी घाट को पढ़ रहे थे
तो उसमें हम लोगों ने बाबा बुदन की पहाड़ियों के बारे में बात किया था, लेकिन यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों की बात करें तो इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। बाबा बुदन की पहाड़ियों में दो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। पहला है कुद्रेमुख और दूसरा है मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है और साथ ही साथ कर्नाटक का भी सर्वोच्च शिखर है, क्योंकि बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, इसीलिए कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर मुल्यानगिरी है और बाबा बुदन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर मुल्यानगिरी है। लेकिन कुद्रेमुख भी आपका महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है बाबा बुदन की पहाड़ी का, क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। अब बाबा बुदन की जो पहाड़ी है इसका नाम बाबा बुदन क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? तो एक सूफी संत है बाबा बुदन, एक सूफी संत है बाबा बुदन जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पे बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम पड़ा था। बाबा बुदन के नाम पे ही इसका नाम बाबा बुदन की पहाड़ी पड़ा। बाबा बुदन जो सूफी संत थे इसको हिंदू धर्म के लोग ही मानते थे और मुस्लिम धर्म के लोग ही मानते थे, दोनों धर्म के लोग इसको मानते थे। इसीलिए आपको कहीं कहीं मिलेगा बाबा बुदन की मंदिर, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा बाबा बुदन का दरगाह। बाबा बुदन का दरगाह भी मिलेगा और बाबा बुदन का मंदिर भी मिलेगा, क्योंकि दोनों धर्म के, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग बाबा बुदन को मानते थे। कहा जाता है कि जब बाबा बुदन भारत आए थे तो इन्होंने अपने साथ 7 कॉफी के बीज लाए थे और इसी बीज के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन किया था और यहीं से भारत में कॉफी के उत्पादन का शुरुआत हुआ। यहीं से कॉफी का उत्पादन होने लगा भारत में और यह क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ी वाला क्षेत्र कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया। आप जानते हैं जो चिकमंगलूर जिला है वो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसी वजह से यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। बाबा बुदन ने ही सबसे पहले शुरू किया था कॉफी का उत्पादन और यहीं से यह क्षेत्र कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गया। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है बाबा बुदन की पहाड़ी, यह आयरन अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ पे आयरन अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो आयरन अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है और कॉफी के उत्पादन के लिए भी यह क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ से हमने बाबा बुदन की पहाड़ी के बारे में भी हम लोग समझ लिए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत के सभी पहाड़ों के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में बने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।